अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिन्नत अब्बास। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ ग्रेड 7 जिसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मुस्लिम कंट्रीज। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इटसेल्फ है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और a region on a large scale। इसका मतलब यह है कि जब एक मुल्क के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने पे जब इकट्ठी डेवलप की जाती हैं तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। असल में इसका ताल्लुक हमारी मईशत से है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़रई मुल्क है और हम लार्जली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएं जिनको यूज करके या जिनकी वजह से हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर सकें और उससे कोई प्रोडक्ट्स बना के अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकें और बाहर के मुल्कों में भेज के अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकें। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है और ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। इकोनॉमी इज हमारी मईशत, कि हमारा मुल्क कितना खुशहाल है, कितने ज्यादा पैसे कमा रहा है या कितनी अच्छी कंडीशन में है। अब मूव ऑन होने से पहले वी नीड टू नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज: डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये 3 कैटेगरीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उन कंट्रीज में ज्यादा जल्दी हो जाती है जिनके पास पैसा होता है। सो बिफोर मूविंग ऑन, डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो रिलाई करते हैं लेस ऑन एग्रीकल्चर एज टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड इन देम। ये वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दे हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स कम टाइम में बना सकते हैं और ना सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो फिर लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे, बल्कि वो दूसरे मुल्कों को बेच के अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में यूएसए, ब्रिटेन, यूके, ये सारे कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। अब ये 2 एक्सट्रीम है। उससे पहले डेवलप्ड कंट्रीज का जीडीपी हाई होता है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये मिस ने क्या बता दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। असल में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री की अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स बताती है। वो सारी चीजें जो एक मुल्क एक गिवन टाइम में बनाता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एक कंट्री डेवलप्ड है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास इंडस्ट्रीज भी सेटअप है, क्योंकि वो पैसा फिर उन इंडस्ट्रीज को बनाने में नहीं लगेगा, सिर्फ उन चीजों को प्रोसेस करने में लगेगा जो हम इंडस्ट्रीज में बनाना चाहते हैं। तो वो कम टाइम में, क्योंकि एक इंडस्ट्री है और उसका मकसद क्या है कि कम टाइम में चीजें ज्यादा बन सकें। तो जब कम टाइम में चीजें ज्यादा बनेंगी तो हाई जीडीपी होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री वुड बी मोर। यूजुअली इसको ईयरली लिया जाता है, सालाना लेते हैं इसको। अब ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, जैसे मैं आपको पहले कह रही थी। डेवलप्ड कंट्रीज दोज जिनके पास बेतहाशा पैसा है और वो थ्राइव कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज अच्छी हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर अग्रेरियन इकोनॉमी लार्जली। अब ये क्या है? अग्रेरियन इकोनॉमी लार्जली मींस दैट ये वाले कंट्रीज ज्यादातर अपने मुल्क के एग्रीकल्चर पे, अपनी ज़रई प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर इकोनॉमी, कि उनसे वो पैसा कमा सकें। जब वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे जैसे गंदम, चावल, गन्ना और भी मिनरल्स जैसे कोल है, सो ये वो चीजें जिन पे वो लार्जली डिपेंड करते हैं, खुद भी उन्हीं को यूज करते हैं और बाहर दूसरे मुल्कों को भी उनको कम दामों पे बेचते हैं। सो दैट इज व्हाई दे रिमेन अंडर डेवलप्ड। सो उनके पास इतना पैसा नहीं जुड़ पाता कि वो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर सकें, कि या उनके मुल्क में बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप की जा सकें। अब इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान आती है ये डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये मुझे आप बताइए, सोचें, अगर ये डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है तो डेवलपिंग क्या होंगे? सही कहा, डेवलपिंग वो होंगे जिनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गई होगी, उन्होंने इंडस्ट्रीज तो डेवलप कर ली होंगी, लेकिन शायद प्रोडक्ट उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होती, या अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तो इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, मतलब कम, लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। सो इट इज समवेयर बिटवीन दीज 2 लेवल्स। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको ये तो समझ आ गई कि डेवलप कंट्रीज वो हैं जिनकी मईशत सबसे ज्यादा मुस्तहकम है, फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनकी मईशत बस ठीक है, और फिर अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी मईशत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ही नहीं।
अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता क्या है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ हायर इनकम. ये होती सिर्फ तभी है जब एक मुल्क के पास पैसा होता है इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, एंड लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादा बना सकते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फेज वेयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं. इट टेक्स प्लेस इन 3 phases. ये 3 phases में होती है. अब उसके बारे में बात करते हैं. Phase 1, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन सी? कि जो चीजें हम अपनी जमीन से निकालते हैं या उगाते हैं या लेते हैं. कोल हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, गंदम, राइस, जौ, बार्ले, ये वो चीजें हैं जो हम अपनी जमीन से ले सकते हैं. लेकिन प्रोसेसिंग, अब इन चीजों को प्रोसेस करना. प्रोसेस करने का मतलब है कि इनको साफ करना, इनको पैक करना ताकि वो इस्तेमाल के काबिल हो सकें. वो सबसे पहला स्टेप है. फिर द सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स, कि हम उन मटेरियल्स को जिनको हमने साफ करके रिफाइन, अगर ऑयल है तो रिफाइन कर लिया, अगर मिनरल्स हैं तो उनको क्लियर कर लिया, उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें कि हम उनको यूज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएं. जैसे गंदम से आटा बनता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आटे से ब्रेड भी बनती है, पिज्जा डो भी बनती है, फिर उसी आटे से हम सूजी भी बनाते हैं, हम मैदा भी बनाते हैं. तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका लेवल उतना एक्सटेंडेड नहीं है, छोटे स्केल पे होती हैं. देन द थर्ड वन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स टू फैसिलिटेट फ्यूचर प्रोडक्शन. ये मैंने क्या कहा कि हम फिर वो मशीनें बनाएं और वो कैपिटल इक्विपमेंट्स मीन कि वो पैसों वाली इक्विपमेंट्स बनाएं जिनसे हम अपनी प्रोडक्शन, मतलब ये छोटे लेवल पे हम स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर यही चीजें हमने बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करनी है तो हम उनके लिए मशीन्स यूज करेंगे. मशीन क्या करती हैं? सोचें, व्हाट डज अ मशीन डू फॉर यू? ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आप एक दाल को पकाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम एक खाना गर्म करना चाहते हैं, अगर हम उसको डायरेक्टली स्टोव पे गर्म करेंगे इट्स गोना टेक मोर टाइम. लेकिन इफ यू यूज अ माइक्रोवेव, ऑब्वियसली द फूड विल बी हॉट इन अ लेसर टाइम. कम टाइम में खाना गर्म हो जाएगा. ठीक है. सो अ मशीन हैज मेड लाइफ इजियर फॉर अस. हमारी जिंदगी थोड़ी आसान बना दी है. तो इसीलिए जब इतने लार्ज स्केल की हम बात करते हैं, तो जब हम इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट्स और मशीन्स यूज करते हैं विच आर फुली ऑटोमेटिक, तो हमारा वही काम बहुत जल्दी हो जाता है. अब आते हैं मुस्लिम कंट्रीज की तरफ, क्योंकि अब जब हमने ये समझ लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, डेवलप्ड और अंडरडेवलप्ड कंट्रीज क्या है, लेट्स कम टू मुस्लिम कंट्रीज. मुस्लिम कंट्रीज स्टार्टेड दिस डेवलपमेंट लेटर. मुसलमान मुल्कों में ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी लेट स्टार्ट हुई. उसकी वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि मुसलमान कंट्रीज को सबसे पहले तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ा कि हाँ हमारा ये मुल्क है, हम इसमें एग्जिस्ट करते हैं. फिर उसके बाद जब ये एग्जिस्टेंस हुई तो फिर उनकी अगली स्ट्रगल चली कि वो इस बात को डिस्कस करें कि हम अपनी मईशत को मजबूत कैसे कर सकते हैं. सो इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी एंड इट टुक लॉन्ग टाइम, और वो हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट रीजन इज द कॉलोनियल पावर्स डिड नॉट एनकरेज इट. अब कॉलोनियल पावर्स कौन? द ब्रिटिश विच वर रूलिंग. They did not encourage it. क्यों? ब्रिटिशर्स पहली दफा बड़े सगीर में आए ही इस वजह से थे because they were attracted by the spices and the cheap raw materials. मतलब उनको बड़े सगीर में बहुत कम कीमत पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें जो कि हमारी जमीन से उगती हैं वो मिल जाती थी. वो उनको वहां से लेके कम दामों पे अपने मुल्क में ट्रांसपोर्ट करके वहां पे चीजें बना के तो उन चीजों को महंगे दामों पे बेचते थे. तो अगर मुस्लिम कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती तो वो यही चीजें खुद करना शुरू कर देते. इसलिए कॉलोनियल पावर्स डिड नॉट वांट देम टू डू दिस. मोरओवर देयर वाज नॉट इनफ हाई ग्रेड आयरन ओर टू फॉर्म बेसिस ऑफ आयरन इंडस्ट्री. अब आयरन इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है और उसकी जरूरत है क्योंकि सारी चीजें बाहर जा रही थी और ये पावर्स उनको यूज कर रही थी. सो देयर वर नॉट इनफ आयरन. इतना लोहा था ही नहीं कि एक इंडस्ट्री सेटअप की जा सके. अब हम बात करते हैं कि आसानी कहाँ कहाँ पैदा होना शुरू हुई. जब बड़े सगीर के लोगों ने इस बात को रियलाइज किया, फिर स्ट्रगल हुई, फिर इंडिपेंडेंस, फिर 2 मुल्क बने. लेटर ऑन इन द अदर कंट्रीज एज वेल, क्योंकि मुसलमान मुल्क सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो मुसलमान मुल्क हैं. उनके लिए जैसे गल्फ रीजन में सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, यूएई, कतर, ओमान, ये रीजन 7th सेंचुरी से पहले बिल्कुल बयाबान था.
किसी को इस रीजन के बारे में इतना पता भी नहीं था। फिर वहां पे क्या निकला? ऑयल। जब ऑयल वहां पे निकला तो उस जगह की कीमत बढ़ गई। इसीलिए इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो भी एक प्रॉब्लम थी एक वक्त में। तो फिर जब ऑयल और कोल और गैस निकल आए तो मुसलमान मुल्कों ने उनको अपने यूज के लिए रखना शुरू कर दिया या उस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो दीज आर द लिमिटेशंस कि मुस्लिम कंट्रीज में लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं कि हाउएवर अब का सिनेरियो, ऑब्वियसली इट्स बीन सो मेनी इयर्स, तो अब तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस बट नॉट इन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज बट इन फ्यू ऑफ देम, और ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंपैरिजन में वो डेवलपमेंट भी कोई बहुत बड़ी नहीं है या बहुत ज्यादा नहीं है। उन मुल्कों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, ये वो मुल्क हैं जो टॉप लिस्ट पे आते हैं वेयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। अब लेट्स कंपेयर द इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ वेरियस कंट्रीज। अब ये जो मैप या जो बार ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कंपेयर कर रहा है नॉन मुस्लिम कंट्रीज की आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब वो चीजें जो एक साल में नॉन मुस्लिम कंट्रीज में बनती हैं, जीडीपी, और मुस्लिम कंट्रीज का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन विद नॉन मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज की तो प्रोडक्ट या जीडीपी बहुत लो है और कुछ मुस्लिम कंट्रीज की तो इतनी कम है कि वो इस ग्राफ पे प्लॉट भी नहीं की जा सकती। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस बट इन फ्यूचर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्दर डेवलपमेंट। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी तरफ कदम उठाए जा चुके हैं और बहुत सारे मुल्कों में जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुकी है और उससे फायदा भी हो रहा है। अब उन मुल्कों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं मलेशिया। मलेशिया इज हाईली डेवलप्ड अमंग्स्ट द मुस्लिम कंट्रीज। मलेशिया सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और अप्लायंसेस बनती हैं, उनकी इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि जो उनके पास अपनी चीजें उगती हैं वो उनको, क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं, वो उनको प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट बना लेते हैं। मतलब कॉटन से वो कपड़ा बना लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली अभी हमने आटे की बात की थी, गंदम की बात की थी, एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वहां पे बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी डेवलप हो चुकी हैं। अब मलेशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मलेशिया ने अपने रॉ मटेरियल्स या अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना या उनसे फायदा उठाना छोड़ दिया है। मेजर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, रबर, मिनरल प्रोडक्ट्स लाइक टिन एंड ऑयल। सो ये साइड बाय साइड चल रहा है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमी वहां की बेहतर हो सके, जो कि हुई है। इंपॉर्टेंट चीज, टूरिज्म इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है। सोचें वो कैसे? वो ऐसे कि जब बाहर मुल्कों से लोग एयर टिकट्स लेके उस कंट्री में जाते हैं, वहां की साइट्स को विजिट करते हैं, ऑब्वियसली किसी चीज के लिए कोई टिकट बाय करनी पड़ती है, कहीं रहना पड़ता है, तो पूरे मुल्क के लिए ऑन द होल रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है। सो यस, टूरिज्म इज अ ह्यूज इंडस्ट्री जो कि मलेशिया में डेवलप्ड है। अब बात करते हैं कि मलेशिया ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंटरनेशनल सी पोर्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो भी चीजें एक मुल्क उगाता है या उनको एक्सट्रैक्ट करता है, उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं ऑयल का वेल निकल आया, पता लगा जी यहाँ पे ऑयल है, अगर वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है या रोड ही डेवलप नहीं है तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे और वहां से ऑयल निकालेंगे कैसे और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? सो इसलिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज समवॉट लाइक मलेशिया। इसके हालात भी मलेशिया जैसे हैं, अच्छा कंट्री है, डेवलप्ड है। रिमेंबर द 3 टाइप्स वी सॉ। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लाइमेट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्किंग कंडीशंस। फिर इट हैज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कोकोनट, रबर, कॉफी, राइस, ये वहां पे प्रोड्यूस होती हैं। ना कि सिर्फ वो अपनी डिमांड पूरी करते हैं बट वो दूसरे मुल्कों में भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड दिस इज सिमिलर टू मलेशिया, कि इसका फायदा ही है। एक्सपोर्ट और टूरिज्म ये 2 मेन रीजन्स हैं जहां से इनको बहुत सारा रेवेन्यू आता है। लेट्स मूव टू टर्की। टर्की में क्या है? टर्की में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री बहुत फेमस है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि टर्की में क्या बहुत ज्यादा पाया जाता है? कॉटन। सो जब कॉटन बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उससे टेक्सटाइल और गारमेंट्स बनेंगे। इसके अलावा आयरन, स्टील, सीमेंट, ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, ये भी वो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें टर्की इज वेरी अहेड ऑफ अदर कंट्रीज।
ईरान. Iran is the 5th largest producer of oil. ईरान is a part of Gulf region और ये 5th largest producer है ऑयल का, क्योंकि ये उसको एक्सपोर्ट भी करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे भी पैसा आता है. फिर इसके अलावा यहाँ पे कार्पेट्स, कैवियर, अगेन टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो ऑयल निकलता है ना, इसको रिफाइन किया जाता है और जब उस ऑयल को हम साफ करते हैं या रिफाइन करते हैं ना, तो उसमें से बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं और दूसरी छोटी छोटी चीजें भी बनती हैं, जैसे पेट्रोल है, गैसोलीन है. तो इसलिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ की डेवलप्ड है. उसके अलावा पेपर और टबैको के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत फेमस है. प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बोथ. नाउ द सऊदी अरेबिया, द जायंट एज आई मे टर्म इट. व्हाई द जायंट? बिकॉज इट हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल. यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं. इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल. सऊदी अरेबिया की अपनी इकोनॉमी थ्राइव ही या डेवलप ही इस ऑयल की बेस पे की है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा ऑयल है कि वो ना सिर्फ अपने लिए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज चलाने के लिए उसको यूज करते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं. सो इसी तरह जब ऑयल रिफाइन होता है तो वहां की भी जो फेमस इंडस्ट्रीज हैं, ये जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं, दे आर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, बिकॉज इन तीनों में ऑयल का यूजेज है. सो सऊदी अरेबिया में भी वो ही इंडस्ट्रीज थ्राइव कर रही हैं, ये वही इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही हैं जिन इंडस्ट्रीज में ऑयल से रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स या ऑयल यूज होता है, क्योंकि ऑयल इज द ह्यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री को ऑन अ लार्जर स्केल. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.